आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली करंट कवर करेंगे 1 मार्च का। और यहाँ से हम अब डेली और वीकली जो है प्रोवाइड आपको टाइम टू टाइम होगा। और पिछले जो कुछ महीने से जनवरी फरवरी में टाइम नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, उसके लिए माफ़ करना, बट अब से जो है टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर बैंक साथी का जो टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, जिसमें आपको 6 महीने वाले प्लान और 1 साल वाले प्लान में आपको जो डेली और वीकली क्विज है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और पहले न्यूज़ में बढ़े तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि जो इंडियन नेवी का जो एक शिप है जिसका नाम है आई एन एस गुलदार, जो कि एक तरह से लैंडिंग शिप टैंक है। तो इसको जो है एज अ टूरिज़्म के यूज़ करने के लिए जो है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सौंप दिया गया है। और अब जो है महाराष्ट्र में जो है ये कुलवर जो जगह है यहाँ पे जो है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रिफ बन चुका है, जो कि महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो है बनने वाला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा आई.एन.एस गुलदर जो है इंडियन नेवी का शिप है, जो कि डिकम्युनिस्ट हो गया था बहुत पहले ही। और उसको जो है अब एज अ म्यूजियम की तरह जो है यूज़ करने जा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कौन सी डिपार्टमेंट? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जैसा देखा होगा कि आपके आसपास जो है इंडियन एयरफोर्स का जो है फाइटर जो है प्लेन रहता है, या जो आर्मी का जो है टैंक रहता है लगा हुआ, तो वैसे ही कुछ ये रहने वाला है, ये एक तरह म्यूजियम रहने वाला है, जो कि महाराष्ट्र के जो सिद्धूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो है बनने वाला है। ठीक है, तो इसकी बात थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है ये आई.एन.एस गुलदार। तो आई.एन.एस गुलदार को जो बिल्ड किया था ये पोलैंड में बिल्ड किया था, और इसको जो है कमिस्ट किया गया था 1985 पे। और इसको जो है डीकमिस्ट कर दिया गया था जब लास्ट टाइम जो है अंडमान निकोबार में काम कर रहा था, तब जाके इसको डीकमिस्ट किया था, और 2024 में ही इसको डीकमिस्ट किया। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आई.एन.एस गुलदार की बात करें तो ये इसने सर्व किया था ईस्टर्न नेवल कमांड को, और ये बहुत लंबे समय से 10 साल तक जो है सर्व करता रहा। उसके बाद इसको और जगह पे शिफ्ट किया गया, और उसके बाद फाइनली जो अंडमान निकोबार है यहाँ पे आके ये डिकमिस्ट हो गया। और अब जो है इसको एज अ म्यूजियम की तरह जो है यूज़ किया जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट काइंड ऑफ से बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट काइंड ऑफ फेस जो है पीस कीपिंग की तरफ से आ रहा है। यूएन के पीस कीपिंग के बारे में आपको पता होगा कि यूएन का पीस कीपिंग करता क्या है। जहाँ पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए वहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो भी आर्मी है, पुलिस है, वो जाती है। और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जाते हैं, और उस जगह पे जो है सीज फायर हो पाए या जो पीस हो पाए उसके लिए जो है इनको तैनात किया जाता है। तो अभी रिसेंटली जो है सेंटर फॉर यूएन नेशन पीस कीपिंग हो रहा था, और ये जो है होस्ट कर रहे थे ये लोग। इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का पहला कॉन्फ्रेंस और वुमेन पीस कीपिंग फ्रॉम साउथ, ग्लोबल साउथ। तो ये जो है अभी न्यू दिल्ली में जो हो रहा था, ये सबको ध्यान देनी है। और इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि जो वुमेन्स है इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री से आई थी, और टोटल जो है बोला जा रहा है 35 लीडिंग ट्रूप्स कंट्री जो है वहाँ से ये वुमेन्स आई थी एज अ यूएन पीस कीपिंग के तौर पे। ठीक है, तो इस इवेंट में ये सारी सारी वुमेन्स ज्वाइन हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस का जो है वो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो आपको ध्यान देना है। इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो है वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, आपको ये थीम जो है एग्जैक्ट याद रखना है। और इसके साथ ही जो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसके अंदर क्या क्या किया गया है, कौन कौन से स्टेप जो है उठाए गए हैं इस कॉन्फ्रेंस में, ये भी आपको याद रखना है। तो इधर जो है बताया गया है कि अगर कोई यूएन पीस कीपिंग में जाता है कोई भी वुमेन, तो उसके ऊपर कोई भी अगर सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन ना हो या अब्यूज़ ना हो, तो वो सारे इशू को जो है एड्रेस किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में। इसके साथ ही जो बोला गया कि जो पीस कीपिंग की जाती है वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज जो है पीस कीपिंग और ज़्यादा अच्छी हो पाए, और रिलीजन कॉपरेशन भी हो पाए अमंग द ग्लोबल साउथ नेशंस। तो जितने ग्लोबल साउथ नेशंस हैं, मतलब कि जो इंडिया है उसके साथ ही जो ग्लोबल साउथ मतलब कि वियतनाम, थाईलैंड, ये सारे लोकेशंस हो गए, तो यहाँ पे जो जितने भी कनेक्शंस हैं, पीस कीपिंग कनेक्शंस है, वो और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो ये सब जो है बातें हुई है अंडर दिस फर्स्ट एवर जो है कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पीस कीपिंग फ्रॉम ग्लोबल साउथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा था? न्यू दिल्ली में हो रहा था, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत और कुछ पढ़े तो पीस कीपिंग जो है पहली बार जो है 1950s में चालू हुआ था। ठीक है, तो 1950s में अभी एक मिड ईस्ट में एक फाइट हो रही थी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था, तो उसको रोकने के लिए जो है ये यूएन पीस कीपिंग जो है बनाई गई थी। और वुमेन पीस कीपिंग की बात करें तो फर्स्ट कंट्री, इट वॉज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया जो है पहली कंट्री बनी थी जो कि पूरा ऑल इंडिया ऑल वुमेन फॉर्म पुलिस यूनिट जो है बनाई थी 2007 में। और इसने जो ये पीस कीपिंग जो है इसने सर्व किया था लिब्रा में 2016 तक। ठीक है, और किरण बेदी की बात करें तो किरण बेदी जो है पहली हिस्ट्री बनाने वाली फीमेल है जिन्होंने यूएन पुलिस एडवाइजर की तरह ज्वाइन किया था यूएन पीस कीपिंग मिशन को। ठीक है,
तो इन्होंने जो है सर्व किया था 2023 से 25 तक। तो ये भी थोड़ा स्टैटिक का न्यूज़ है, लेसन बोर्ड में आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको एक और पॉइंट याद रखना कि फरवरी 2025 तक देखें तो टोटल 154 जो है वुमेन एज अ पीस कीपर की तरह काम किए थे, और इन्होंने टोटल जो 6 ऑनगोइंग पीस कीपिंग मिशन है वहाँ पे काम किया था। पीस कीपिंग मिशन की बात करें, यूएन का टोटल 12 मिशन है, ठीक है। तो 12 मिशन हर जगह पे है, एशिया पे है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मिशन है। उसके बाद आपको मिलेगा जो मिड ईस्ट वाला एरिया है, वहाँ पे भी जो है आपको मिशन मिलने वाले हैं यूएन की तरफ से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें टोटल 154 वुमेन्स जो है ऑलरेडी पार्ट ले चुके हैं, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ डिप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टैटिक वाला पार्ट है, किसी बंदे को अगर यूएन के बारे में नहीं पता कि यूएन पीस कीपिंग किया, तो आप वहाँ यहाँ से वो सब चीज़ें भी पढ़ सकते हो। जो स्टैटिक वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत कम चांस है, लेकिन आप एक बार तब भी आग घुमा लेना। इसका नेक्स्ट आ रहा है आईआईटी मद्रास की तरफ से कि इंडिया का पहला कंट्री फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो है बनाया गया है, जो कि सिर्फ 422 मीटर लॉन्ग फैसिलिटी रहने वाला है, और इसको स्टैब्लिश किया गया कहाँ पे, आईआईटी मद्रास चेन्नई तमिलनाडु में इसको स्टैब्लिश किया गया है। तो इसका काम क्या होने वाला है, ये अभी एक तरह से टेस्टिंग की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। हाइपर लूप के बारे में पता होगा कि एक तरह से वैक्यूम से ट्यूब रहता है, जहाँ पे जो है ट्रेन जो है चलने वाली है, और उसके अंदर जो है इंसान बैठा रहता है, और इधर वैक्यूम होने की वजह से जो है ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी तो इसको टेस्ट फेज में जो है चलाया जाएगा आईआईटी मद्रास में। उसके बाद जो है टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद इसको फुल स्केल हाइपरलूप सिस्टम बनाया जाएगा, जो कि कनेक्ट करेगा मुंबई और पुणे कॉरिडोर को, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देनी है कि मुंबई और पूरे कॉरिडोर को कनेक्ट करने के लिए हाइपरलूप बनाने के लिए ही जो है ये टेस्टिंग हो रही है, जो कि 422 मतलब 422 मीटर लंबा जो है ये फैसिलिटी बनाया जा रहा है, और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, आईआईटी मद्रास में बनाया जा रहा है। तो हाइपरलूप की बात करें तो हाइपरलूप सिस्टम जो है एक तरह से मैग्नेटिक पोर्ट रहता है, इसे आपको दिख रहा होगा ये पोर्ट टाइप कुछ है, तो ये मैग्नेटिक पोर्ट रहता है, और ये जो आपको ट्यूब दिख रहा होगा ना, ये जो ट्यूब है, तो ये जो है पूरा वैक्यूम ट्यूब होता है, और वैक्यूम ट्यूब होने की वजह से जो फ्रिक्शन होता है ट्रेन के बीच में, और जो एयर रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो वो सब नहीं रहती, और उसके वजह से जो है ट्रेन बहुत फास्ट मूव कर सकता है, ठीक है। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पहली बार जो है एलोन मस्क ने 2013 में प्रपोज किया था, और हाइपरलूप का यही काम है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसको, लॉन्ग डिस्टेंस जो भी ट्रैवल रहते हैं उसका जो है टाइम कट किया जाए, ठीक है। तो उसी के लिए जो इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं रही है, और होती भी तो छोटी मोटी, जैसे आपको दिख रहा होगा आईआईटी मद्रास में से कुछ छोटा टेस्टिंग चल रहा है हाइपरलूप टेस्टिंग के ऊपर। तो अभी तो बहुत टाइम है ये हाइपरलूप हमारे इंडिया में या तो पूरे नेशन में, या पहली बार जो है इसको फुली टेस्टेड करने में अभी टाइम है। तो आप मान सकते हो कुछ 10 साल या तो 15 साल और लग जाएंगे ऐसे कुछ हाइपरलूप सिस्टम आने में, ठीक है। तो अभी के लिए सारा का सारा सब जगह पे टेस्टिंग चल रही है, और अभी तक जो है फुल स्टैब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान रखनी है, और इतना याद रखना है इस वाले न्यूज़ से आपको बस कि जो ये हाइपरलूप ट्रैक सिस्टम बन रहा है ये आईआईटी मद्रास में बन रहा है, और टोटल जो है इसमें 422 किलोमीटर लंबा जो है फैसिलिटी बनने वाला है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जब स्टैब्लिश हो जाएगा तो मुंबई पुणे कॉरिडोर में जो है इसको यूज़ किया जाएगा, जो भी ये हाइपरलूप सिस्टम है इसको। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी मध्य प्रदेश के विजिट में थे, उसके साथ बिहार और आसाम के विजिट में थे 3 दिन के। तो इधर जो है कुछ कुछ इनिशिएटिव लिए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, वो हम कवर करते हुए चलते हैं। तो पहला तो पीएम किसान के बारे में आपको ऑलरेडी फरवरी महीने में आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है वीकली में, और मैं आपको इसमें अभी एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 19 इंस्टॉलमेंट लाया था, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपये पर ईयर जो है दिए जाते हैं फार्मर्स को, तो उसी के लिए जो है ये जो है 90 इंस्टॉलमेंट जो है निकाला गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसके बारे में जो है बिहार में बात की गई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ 200 करोड़ की प्रोजेक्ट भी जो है अनरिवील किए बिहार में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है 200 करोड़ की कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है, बस पता होना चाहिए 200 करोड़ रुपये का जो है प्रोजेक्ट भी जो है अनरिवील किया गया था बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक बिहार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड मिल्क प्लांट भी बनाया गया है। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडिजिनस ब्रीड। तो ये इंडिजिनस ब्रीड के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया बिहार में, और ये बनाया गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत। और दूसरा जो है एक मिल्क प्रोडक्ट प्लांट बनाया गया है, और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये कुछ बेनिफिट करने वाला है 3 लाख जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं इन सबको, ठीक है। नेक्स्ट जो है बिहार में एक रोड कंस्ट्रक्शन और एक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है, तो ये दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये थोड़ा लेसन पॉइंट में आता है, तब भी आप एक बार आग घुमा लो, ऐसे शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे चीज़ दे के रखी है। तो ये एक रेल सेक्शन है जिसके लिए कुछ 5 to 6 करोड़ रुपीज़ लगने वाला है, और इसको जो है डबलिंग करने की बात चल रही है। पहले अब सिंगल लाइन था, अब इसको डबलिंग करने की बात चल रही है, डबल लाइन बनने वाला है। उसके बाद जो है एक तरह से रेल प्रोजेक्ट है इस्मालपुर और रफ़ीगंज रोड
के बीच में, तो इसके बीच में जो है एक तरह से ब्रिज बनाने का काम करेंगे बिहार की गवर्नमेंट, और उसी की वजह से जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया गया है। उसका जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फार्मर वेलफेयर इनिशिएटिव्स है, ये कुछ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर जो है कुछ इनिशिएटिव लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फॉर्मेशन ऑफ 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनाया है, और ये जो बिहार का जो खगड़ा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है बनाया गया है, जिसके अंदर बोला जा रहा है ये फोकस करेगा मेज़, बनाना, पेडी कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, तो ये 3 कल्टीवेशन के लिए जो है ये 10,000 जो है FPO बनाया जा रहा है। उसका 2020 की बात करें तो 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ 10,000 FPO। उसके लिए जो है आउटले रखी थी 6,885 करोड़। तो ये जो है आउटले जो रखी गई है, अब इसके ऊपर जो है फाइनली गवर्नमेंट जो है काम कर रही है 2025 में। 2020 में बात की थी और 2025 में जाके अब जो है इस इनिशिएटिव के ऊपर काम करने जा रही है गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आसाम की बात करें तो आसाम में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट किए थे। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट किए थे तो यहाँ पे इन्होंने 2 इनिशिएटिव लिए थे। ठीक है, तो 2 इनिशिएटिव या तो मैं बोलूँ 2 इवेंट जो हो रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें जो सेकंड वाला इवेंट है जैसे एडवांटेज आसाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। जैसे कि विब्रेंट गुजरात है या दूसरी जगह पर भी जो बिजनेस लाने के लिए जो है इवेंट्स होते हैं, वैसे ये एडवांटेज आसाम वाला इवेंट था, जिसका काम था कि जो आसाम का जो इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट हब है वो बनाया जाए। ठीक है, आसाम को जो एज इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट हब बनाया जाए, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ 7 मिनिस्ट्रल सेशन हुए थे और कुछ 14 जो है थर्मिनल सेशन हुए थे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अभी पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट इतना डेवलप नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है वो आसाम है, और आसाम को ही और ज़्यादा डेवलप करने के लिए ये एडवांटेज 2.0 लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत जो अदानी अंबानी ये सब भी आए थे, और इनका काम रहने का है कि डेवलपमेंट करना, कि आसाम जो है एज IT सेक्टर जो है बूस्ट हो पाए, या तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा बिल्ड हो पाए। तो उसी के लिए जो है एक तरह से इवेंट रखा गया था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे MU साइन हुए, जिसमें बोला गया कुछ 1.24 लाख करोड़ रुपए जो है ऐसा साइन किया गया, और ये साइन किया गया कि रेवेन्यू, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सेक्टर ये सारे जो है बूस्ट हो पाए उसके लिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ये बहुत बड़ा जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ है एडवांटेज आसाम 2.0 के अंतर्गत, जो कि गुजरात का जो विवरेंट प्रोजेक्ट है उससे भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, एक और इवेंट आपको याद रखना है इसमें कि आसाम में जो है मेगा झूमर हो रहा था, शायद मेगा झूमर ही बोलते होंगे, तो मेगा झूमर जो है हो रहा था, जिसके अंतर्गत कुछ 8,000 जो है परफॉर्मर आए थे और इन्होंने झूमर डांस किया था। और ये जो झूमर डांस करने वाले, जो भी ट्रेडिशनल झूमर डांस करने वाले जो भी पीपल्स हैं, वो जो है आसाम के T ट्राइब से आते हैं, और जो आदिवासी कमिटी है वहाँ से आते हैं। तो इन्होंने जो है ये डांस किया था, और टोटल 8,000 जो है ऐसे परफॉर्मर्स थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसके साथ आपको याद रखना है कि ये जो झूमर डांस किया गया था, ये किया गया था अभी जो आसाम का कुछ 200 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो 200 साल हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ आसाम का टी प्लांटेशन इंडस्ट्री को। तो टी प्लांटेशन इंडस्ट्री के 200 साल के सेलिब्रेशन पे जो है ये मेगा झूमर डांस जो है किया गया था, और ये किया गया था 8,000 जो परफॉर्मर्स हैं इनके द्वारा। उसके बाद एक इनिशिएटिव आपको याद रखना मध्य प्रदेश से, एक ही इनिशिएटिव है जो कि इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से, जो कि है एक तरह से भागेश्वर डैम नहीं सॉरी दम मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो है लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, जिसके लिए जो है 200 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली गवर्नमेंट, और इसका जो है प्राइमरी फोकस रहने वाला है कि कैंसर ट्रीटमेंट एंड फ्री मेडिकल जो है सर्विस दिया जाए, जो भी अंडर प्रिविलेज पेशेंट है उनको, जो पेशेंट जो है अंडर प्रिविलेज है उनको जो है सपोर्ट करने के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये जो है एक तरह से इंस्टीट्यूट जो है लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है एक तरह से ये इवेंट है जिसका नाम है प्रकृति 2025, और इसको जो है लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल जी द्वारा। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स संभाल रहे हैं। तो इन्होंने इनोग्रेट किया था इस इवेंट को, और ये जो है इवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट पे जो है काम करता है। ठीक है, तो ये इवेंट जो है अभी न्यू दिल्ली में होने जा रहा था, और न्यू दिल्ली में कौन ऑर्गेनाइज करा रहा था, ये करा रहा था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर के आते हैं। तो इन्होंने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था, और इसका काम रहने वाला, इसका जो मेन फोकस रहने वाले वो रहने वाला क्लाइमेट इनिशिएटिव्स और लो कार्बन फ्यूचर्स पर। तो ये जो है इनका फोकस रहने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो आपको मिलेगा कि ये जो है 24 फरवरी में इसका ये इवेंट हुआ था, और इसके जो CEO थे
ये भी आपको नाम याद रखना है। फॉरेस्टर जो है इस इधर के सीईओ थे, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करें तो जो यूएन मिनिस्टर लाल हैं, इन्होंने जो रेवेन्यू सेक्टर एनर्जी है उसको बढ़ावा देने के लिए बात की है इधर इस इवेंट में, और फॉसल फ्यूल की जो डिपेंडेंसी है वो कम करने के लिए बात की गई है। इसके अंतर्गत ही बोला गया कि जो इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल ट्रेडिशनल हमारा जो गंगा दीप पूजा है या गोवर्धन पूजा है, इसको भी जो है सस्टेनेबली जो है यूज़ करने के लिए बात की गई है बाय लाल जी। ठीक है, और इसके साथ ही बोला गया कि जो इंडिया का टारगेट है 40% का रिडक्शन करना 2027 तक, और फुली जो रिडक्शन कर देना 2030 तक, तो वो भी जो है अचीव किया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है लाल जी का। तो ये छोटा सा न्यूज़ था जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको वो ध्यान देना है कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, उसके साथ ये इवेंट जो है कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, और ये इवेंट जो है कहाँ पे हो रहा है। ये 3 चीज़ आपको ध्यान देनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप यहाँ से स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आरबीआई की तरफ से आ रहा है कि आरबीआई ने जो रिस्क वेट्स है वो रिड्यूस कर दिया गया है जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनका। ठीक है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो लोन है वैसे ही कुछ अब एनबीएफसी और जो माइक्रो फाइनेंस लोन जो देते हैं उनके लिए भी सेम रहने वाला है। ठीक है, तो पहले क्या था कि पहले जो था वो 125% पे जो है रिस्क वेटेज रखना पड़ता था, अब उसको कम करके जो है 100% पे करने के लिए बोला गया है बाय द आरबीआई, और ये इफेक्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से। अब हम इतना ज़्यादा रिस्क वेटेड कर रहे हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा समझ भी लेते हैं। जब भी कभी बैंक किसी को लोन देती है तो उसको जो है रिस्क में रखा जाता है, डिफरेंट रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। अब मान लीजिए कोई पर्सन अगर मान लीजिए कोई सैलरीड पर्सन है, ठीक है, तो सैलरीड पर्सन अगर लोन लेता है तो उस केस में बैंक ने उसको जो है मान लेते हैं कि 0 to 10% जो है एज अ रिस्क रखा हुआ है। उसके बाद कोई पर्सन है जिसको होम लोन लेना है तो बैंक ने उसको जो है रेंज रखा है, मान लीजिए कि 30 to 40% जो है रिस्क रखा पड़ा है। और मान लीजिए कोई तीसरा लोन लेना है जो कि रखा है एजुकेशन लोन को रखा हुआ है कुछ 80 to 100%। तो ऐसे जो है बैंक जो है जो भी लोन रहता है उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में दे कर रखता है कि जो ज़्यादा रिस्क रहता है उसमें जो है ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। जैसे कि एजुकेशन लोन हो गया, तो एजुकेशन लोन में जो बैंक अपना जो रिस्क वेटेज रखता है वो कुछ 100% से भी ऊपर का रखता है। तो ये रखने का कारण ये है कि एजुकेशन लोन कभी कभी चुका नहीं पाते जो स्टूडेंट लेते हैं, तो उसी के लिए जो है इसको रखा जाता है, और इसमें जो है इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कैश फ्लो है वो कम हो जाता है कोई भी बैंक्स का, और इसकी वजह से जो लोन होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे नहीं पहुंच पाता। जिसके से आरबीआई ने ये स्टेप लिया है कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जैसे लोन देते हैं वैसे कुछ जो है अब जो एनबीएफसीज हैं वो भी या तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी वैसी लोन देंगे। और ये लिया गया है अंडर दी सेक्शन 21 और 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत ये लिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो माइक्रो लोन रिस्क वेटेज है इसके बारे में पढ़े तो इसका रिस्क वेटेज जो है वो 75% कर दिया गया है। और अभी के टाइम पे बात करें तो अभी के टाइम पे जो है अभी 125 है, और इसको रिड्यूस करके अभी 100% किया जाएगा, और बाद में इसको और ज़्यादा रिड्यूस करके 75% किया जाएगा। इसके साथ ही आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इन एडिशन टू डैट कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन है ये एक्सटेंड कर दिया गया है जो आरआरबीज हैं इनके ऊपर, और लोकल एरिया बैंक्स इनके ऊपर भी, कि ये भी जो है अपना रिस्क वेटेज जो है 100% में रख के जो है लोन दे सकते हैं। ठीक है, अगर माइक्रो फाइनेंस लोन देना है तो उस केस में जो आरआरबी है और लोकल एरिया बैंक्स हैं इनको भी अलाउड है कि ये भी जो है लोन दे सकते हैं, और ये लोन दे पाएंगे 100% पे। पहले जो था वो 125% पे दे पाते थे रिस्क वेटेज में, अब जो है इसको 100% पे दे पाएंगे। ठीक है, तो जो रिड्यूस रिस्क ऑन लोन टू MFI है वो कम टू इफेक्ट होगा इमीडिएटली, मतलब अभी से जो है ये रूल्स और रेगुलेशन चालू हो जाएगा। अभी से नहीं, जो 1 अप्रैल 2025 है वहाँ से जो है ये रूल्स और रेगुलेशन चालू हो जाएंगे। अगर रेगुलेटरी क्लैरिफिकेशन की बात करें तो रेगुलेटरी क्लैरिफिकेशन क्लैरिफाई किया है जो आरबीआई है इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन है डेट आर नॉट क्लासिफाइड एज अ कंज्यूमर क्रेडिट, और स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हिसाब से इसको नहीं करने के लिए बोला गया है अंडर जी जो रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो उसके अंतर्गत। ये इतना पॉइंट है नहीं एग्जाम के लिए, तो उसका डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो बोला गया बैंक्स और जो भी ये एनबीएफसी है इनको कि इनको एक तरह से पॉलिसी और फिर एसओपी जो है लॉन्च करना पड़ेगा जो कि कंपाइल्स रहेगा विद द रिक्वायर्ड जो क्राइटेरिया उसके साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। तो इनको बोला कि एक तरह से डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो कि कंपाइल रहने वाला है जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है उसके साथ। ठीक है,
तो ये बैंक्स और एनबीएफसी को बोला गया है। उसका कैपिटल इम्पैक्ट की बात करें तो अभी जो रिस्क वेटेज है उसका रिडक्शन होने की वजह से बोला जा रहा है कुछ 40 करोड़ रुपए जो है फ्री होंगे इन कैपिटल, जिसकी वजह से बैंक जो है लोन और ज़्यादा दे पाएगी कुछ 4 लाख करोड़ तक, और ये दे पाएगी टू ए रेटेड कंपनीज़ को। ठीक है, तो जो भी ए रेट कंपनीज़ है उनको जो है लोन दिया जाएगा। अब मैंने आपको रिस्क वेटेज का मतलब तो बता ही दिया, बट आप अगर किसी पर्सन को डेफिनेशन से भी पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। रिस्क वेटेज इज अ रेगुलेटरी मेजर यूज बाय द बैंक टू डिटरमाइन द कैपिटल रिक्वायर्ड टू कवर द पोटेंशियल लॉस फ्रॉम द एसिड। जो भी पोटेंशियल लॉस है उसको कवर करने के लिए जो है रिस्क वेटेज जो है लिया जाता है। इसमें लोन और इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब भी लोन देते हैं तो उसके इसमें जो है डिफरेंट जो है रिस्क वेट किया जाता है और उसके बेसिस पे जो है लोन दे पाते हैं। उसमें आरबीआई ने कुछ सेट करके रखा हुआ है और किसी बैंक के ऊपर, और किसी बैंक के ऊपर, जैसे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं इनके ऊपर कुछ भी नहीं रहता। वैसे ही जो एनबीएफसीज हैं या जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती है कुछ चीज़ों में, तो वो जो है अब हटा दिया गया। पहले जो था वो 125% था, अब इसको हटा के जो है 100% कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो ये एक तरह हैकाथॉन हो रहा था, और इस हैकाथॉन को जो है ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसके साथ जो है माई गव जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था। इस हैकाथॉन की बात करें तो ये एक तरह का इनोवेटिव विद जियोस्टैक हैकाथॉन है। जैसे नाम से पता लग रहा है कि जियोस्टैक मतलब कि गवर्नमेंट का जो है स्टैक के लिए जो है ये हैकाथॉन लॉन्च किया गया है। इसकी जो थीम है वो आपको याद रखना है, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स फॉर विकसित भारत, इसकी थीम मिलने वाली है। तो इसका काम क्या रहने वाला है, ये इंस्पायर करेगा स्टूडेंट को, रिसर्चर को हमारे इंडिया में कि वो जो है यूटिलाइज कर पाए जो भी ऑफिशियल डेटा रिलीज़ किया जाता है इंडियन स्टैटिस्टिक ऑफिस से, और उसके बेसिस पे जो है डेटा ड्रिवन जो है इंसाइट बनाया जाए। अब मान लीजिए आपको जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है इन्होंने आपको एक कोई डेटा दे दिया जहाँ पे आपको टेबलर फॉर्म में पूरा का पूरा डेटा भर भर के दे दिया, और इसमें कुछ आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया, जैसे कि बाकी आपको जो न्यूज़पेपर में जो आपको जो कंटेंट मिलते हैं, और वैसे ही कुछ मान सकते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर में आपको कंटेंट मिलता है और जैसे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपको यहाँ पे माइंड मैपिंग फॉर्म मिलता है जिसके से पढ़ने में हेल्प होती है। तो यही चीज़ जो है बोला गया है इस हैकाथॉन में कि इस हैकाथॉन में जो भी स्टूडेंट या रिसर्चर हैं हमारे इंडिया में उनको ये जो है टेबल को जो है एज अ पाई चार्ट की तरह या बार ग्राफ की तरह बनाना पड़ेगा जिसके से पढ़ने में हेल्प हो। ठीक है, तो ये जो है हैकाथॉन अभी होस्ट किया गया है माई गॉव प्लेटफॉर्म पर, और ये जो है अवेलेबल रहेगा स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स के लिए, तो कौन से स्टूडेंट्स, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है वो, इवन जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो दोनों के दोनों एप्लीकेबल रहेंगे। इसके साथ ही जो स्कॉलर रिसर्चर हैं ये भी एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद एक मतलब एक तरह से कंपटीशन है। ये हैकाथॉन का मतलब पता होगा कि कंपटीशन होता है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम बताई जाती है और उसके ऊपर जो सॉल्यूशन देने का काम रहता है, जैसे स्टूडेंट्स हो गया, रिसर्चर हो गया इनका। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक पैनल भी बनने वाली है जिसमें इंडस्ट्री प्रोफेशनल रहने वाले हैं और एकेडमिक एक्सपर्ट भी रहेंगे कि जो भी सबमिशन किया गया है हैकाथॉन का सॉल्यूशन वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए बोला जा रहा है कुछ 30 जो है अवार्ड भी दिए जाएंगे, जितने भी एप्लीकेशन आएंगे उसमें से 30 जो टॉप 30 होंगे उसको कुछ अवार्ड भी दिए जाएंगे। तो उनके ऊपर पड़ती है क्या क्या अवार्ड देने वाला है। तो ये अवार्ड की बात करें, अगर कोई पर्सन जो भी ये अवार्ड जीतेगा जिसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा वो एक ही विनर होगा और उसको जो है 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। जो सेकंड प्राइज़ होगा उसमें 2 विनर होने वाले हैं जिसको 1 लाख रुपए ईच मिलेगा। उसका जो थर्ड विनर है उसको भी दो दो उसमें विनर रहने वाला है, उनको जो है 50,000 रुपये ईच मिलने वाला है। और बाकी जितने भी रह गए जिन जो भी 25 रिमेनिंग रह गए उनको जो है 20,000 रुपये करके मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कहना है जो माई गव और फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ये कहना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो इसी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम को देखते हुए जो एक नया से ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है जो कि है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसको फॉर्म किया गया है जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है। और ये जो BFI है इसको क्यों रिप्लेस किया गया इसके बारे में समझे तो अभी ऐसा हो रहा था कि BFI जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, और जो बॉक्सिंग के जो मेजर इवेंट्स हैं, जो ओलंपिक पेरिस ओलंपिक था वहाँ पे बहुत सारे जो है मिस हुए हैं, जो मेजर इवेंट्स हैं वहाँ पे, और जो बॉक्सिंग में जो है कुछ भी गोल्ड नहीं लाया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसकी वजह से जो है अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनाने की बात की है गवर्नमेंट ने, जिसको अभी के टाइम पे जब तक इलेक्शन नहीं होता, अभी तो इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो कि 2 फरवरी 2025 में जो है इनका कार्यकाल खत्म हो गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। तो अब जो है एज एड हॉक कम्युनिटी जो बनाई गई है, जो कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, तब तक जो है ये एज एड हॉक कंपनी की तरह कमेटी की तरह जो है काम करेंगे, जिसको लीड कर रहे होंगे मधुकंठ पाठक जी, जो कि क्या है झारखंड
ओलंपिक एसोसिएशन सेक्रेटरी है, तो इनको जो है एज अ चेयरपर्सन बनाया गया है इस एसोसिएशन का, एडॉक कमेटी का जो है चेयरपर्सन बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताया कि बीएफ का टर्नओवर जो है 2 फरवरी 2025 में ख़त्म हो रहा है, और उसके और ये ख़त्म होने का कारण यही है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कंप्लेंट डाली थी कि जो इंडियन बॉक्सर है वो नहीं जीत पा रहे कोई भी मेडल, बिकॉज जो बॉक्सर है उनकी जो मेन जो इवेंट है वो मिस किया जा रहा है, और ये मिस किया जा रहा है बीएफआई के द्वारा। तो तब बीएफआई के द्वारा तो इनका जो इलेक्शन का टर्नओवर खत्म होने के बाद अब जो है नया इलेक्शन जो है IOA जो है करने वाला है, और जब तक इनके इलेक्शन नहीं होता तब तक जो भी एडहॉक कमेटी है ये संभालेगी बीएफआई का जो भी अफेयर्स है ये, ठीक है। तो बीएफआई का अफेयर्स जो है ये संभालने वाली, इस चीज़ आपको ध्यान देनी है। और ये बीएफआई की बात करें तो बीएफआई को ऑलरेडी जो ओलंपिक एसोसिएशन है उन्होंने भी जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है इन्होंने भी जो है इनको बंद करने के लिए बोला है, ठीक है। तो बीएफआई को ज्वाइन करने के लिए मना किया, जिसकी वजह से जो है स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उठाया जा रहा है। अब जो भी हमारा कंटेंट था माइंड मैपिंग वाला वो खत्म हो गया, अब जो है टेबलर कंटेंट कवर करते हैं, और इसमें ज़्यादा डीप में जाना जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको हम सीधे सीधे खत्म करते हो जाते हैं। पहला तो आ रहा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने MU साइन किया IIT मद्रास के साथ, और ये दोनों MU साइन करके जो डेटा गवर्नेंस है, सिक्योरिटी है, बिग डेटा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब बूस्ट करने वाला है। और ये बूस्ट करने का कारण ये रहेगा कि ये सब बूस्ट करके जो है इंप्रूव होगा ऑडिट प्रैक्टिस और गवर्नेंस, ठीक है। तो ये दो चीज़ जो है इंप्रूव होने वाली है आफ्टर दिस MU। नेक्स्ट MU में बढ़े तो ये आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने पार्टनर किया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, और ये दोनों के दोनों जो है मिलके जो है 200 मेगावाट का जो है सोलर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, और ये बनाएंगे मध्य प्रदेश के धार जगह पे, ठीक है। तो धार कोई जगह होगी जहाँ पे जो है बनाने वाले हैं, उसके साथ ही जो है 1000 मेगावाट आवर का जो है बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी जो है बनाने वाली है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक तरह से सोलर जो भी पैनल्स होती है उनको संभालने का काम करती है, तो दोनों मिलके जो है ये बनाने वाले हैं। तो जो सोलर प्रोजेक्ट का ये जो भी सोलर प्रोजेक्ट बन रहे हैं ये पार्ट है जो 500 मेगावाट का जो एग्रीमेंट हुआ था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जो मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी का, और ये किया गया था अंडर दी PA जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर स्कीम है उसके अंतर्गत। तो 25 ईयर्स का ये स्कीम था जिसके अंतर्गत ये किया गया था, ठीक है। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये लोग प्लान भी कर रहे हैं कि टोटल 2,500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करने वाले रिन्यूएबल सेक्टर में मध्य प्रदेश में। तो उसी का जो है एक तरह से ये छोटा सा स्टेप है जो कि उठाया गया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आ रहा है हॉल की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने एक MU साइन किया भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के साथ। तो ये दोनों के दोनों मिलकर जो है एक तरह से लीडरशिप और टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है लॉन्च करने वाली है, जिसके अंतर्गत जो भी भारत अर्थ मूवर के प्रोफेशनल्स हैं उनको जो है ट्रेनिंग देने का काम करेंगे हॉल मैनेजमेंट एकेडमी में, ठीक है। तो इसी के लिए जो है MU साइन किया गया है। ये तो हमने MU की बात कर ली, अब बढ़ते हैं कोलैबोरेशंस के ऊपर। तो जो गिफ्ट सिटी गांधीनगर है यहाँ पे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड है, तो इन्होंने पार्टनर किया है जेपी प्रीपेड ओशन सर्विस लिमिटेड के साथ, और ये दोनों के दोनों मिलकर जो है एक तरह से को ब्रांडेड प्रीपेड सिटीजन कार्ड जो है लॉन्च कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो है VMS विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च कर रहे हैं। अब प्रीपेड सिटीजन कार्ड की बात करें तो इसके अंतर्गत अगर कोई भी इंडिया का कोई पर्सन या बाहर से भी कोई पर्सन आता है, तो वो अगर पूरे इंडिया में घूमना चाहे, ठीक है, तो उस केस में वो कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकता है ये थोड़ा गलत हो गया, यूजुअली अक्रॉस इंडिया फॉर कैशलेस ट्रांजेक्शन विद इन गिफ्ट सिटी। ओके, ये जो भी प्रीपेड सिटीजन कार्ड है इसके अंतर्गत अगर गिफ्ट सिटी के अंदर कोई पर्सन अगर घूम रहा हो तो उस केस में इस कार्ड को यूज़ कर सकता है, और इसके अंतर्गत जो है कैशलेस ट्रांजेक्शन का लाभ ले सकता है। उसका नेक्स्ट जो है वो है विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम VMS जो है एक तरह से एनेबल करता है सिक्योरिटी बाय ट्रैकिंग, वेरीफाइंग और रेगुलेटिंग विजिटर अक्रॉस थ्रू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, प्री रजिस्ट्रेशन, स्ट्रीमलाइन, चेक इन चेकआउट के थ्रू जो है इसको यूज़ किया जा सकता है VMS को। नेक्स्ट PNB पंजाब नेशनल बैंक ने पार्टनर किया है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ ITBP। तो ये दोनों जो है मिलके क्या किए हैं, एक तरह से MU साइन किया है जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल बेनिफिट और इंश्योरेंस कवरेज दोनों के दोनों जो ITBP है इनको, जो भी ITBP पर्सनल्स हैं इनको जो है इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए जो है PNB ने जो है ITBP के साथ ये कोलैबोरेशन किया हुआ है। नेक्स्ट एक कंपनी है जिसका नाम है EDF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिल्ली बेस्ड है। इन्होंने पार्टनर किया है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ,
और जो ये EDF इंडिया है, इन्होंने नॉन ब्लेंडिंग शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन कोल लिमिटेड के साथ और NTPC के साथ, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, एक तरह से पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो एक तरह से पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, उसका रेन्यूएबल प्रोजेक्ट जो है बनाने वाले हैं हमारे इंडिया में और नेबरहुड कंट्री में, ठीक है। तो इंडिया में और नेबरहुड कंट्री में जो है बनाने का काम करेंगे। मोस्टली ये बांग्लादेश, इंडिया या इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, यहाँ पे जो है ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है 50-50 रेवेन्यू होने वाले, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 50 रहेगा और बाकी NTPC और EDF का जो है 50-50% का भागीदार रहने वाला है। नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़े तो HDFC ने लॉन्च किया है अनमोल सेविंग अकाउंट। तो जो अनमोल सेविंग अकाउंट है, ये इंडिया का पहला सेविंग अकाउंट है जिसके अंतर्गत जो है साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड का भी जो है प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो ये जो है हर कोई के लिए नहीं है, ये जो पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग के जो एम्प्लॉयज़ है, PSU के जो एम्प्लॉयज़ है उन्हीं के लिए जो एप्लीकेबल है। इसके अंतर्गत जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जैसे कि जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए अकाउंट बनाया जिसका नाम है सीनियर सिटीजन अकाउंट, जिसके अंतर्गत जो है ये साइबर फ्रॉड कवर करता है और इसके अंतर्गत 1 लाख रुपये तक कवर रहने वाला है। उसके बाद जो है प्रोफेशनल अकाउंट है जिसके अंतर्गत साइबर फ्रॉड कवर रहेगा, जिसमें 25,000 से लेकर 50 लाख तक जो है 50,000 तक जो है कवर रहने वाला है, 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक कवर रहने वाला है। नेक्स्ट जो है वो है गोल्डन वुमेन, स्पेशली गोल्डन वुमेन अकाउंट, जिसके अंतर्गत जो है कैंसर को कवर करता है और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपये तक कवर रहने वाला है, ठीक है। तो ये 3 जो है आपको याद रखना है अकाउंट टाइप, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ये 3 आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला AIQ बेस्ड पैरामीटर इंश्योरेंस। तो AIQ क्या करता है, AIQ जो है आपका एयर का जो है प्योर है कि नहीं वो नापने का काम करता है, ठीक है। तो ये एक तरह से ये इंडिया का पहला इंश्योरेंस देने वाली कंपनी बन चुकी है, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़े तो गो डिजिट, जिसको डिजिट इंश्योरेंस बोला जाता है, तो इन्होंने पार्टनर किया है KM दस्तर री इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ और दोनों ने मिलकर जो है लॉन्च किया है इंडिया का पहला AIQ बेस्ड पैरामीटर इंश्योरेंस, जो कि हेल्प करेगा जो भी मार्केट लेबर्स हैं जो दिल्ली NCR में रह रहे हैं और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन बैन कॉज्ड बाय द हाई एयर पोल्यूशन। अब मान लीजिए हाई एयर पोल्यूशन हो रहा है अभी दिल्ली में, जैसे कि अभी ठंडी पड़ रही थी, ठंडी हो गई अभी तो ठंडी खत्म हो गई है, लेकिन जब ठंडी पड़ रही थी तो उस केस में क्या हो रहा था कि हाई एयर पोल्यूशन होने की वजह से जो है कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था, जिसके से जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं उनको तो काम नहीं मिल पा रहा था कहीं पे भी। तो उसी के लिए जो है ये एक तरह से इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है डिजिट इंश्योरेंस की तरफ से। अगर किसी वजह से फ्यूचर में अगर मान लीजिए अभी तो ठंडी चलेगी और अगर अभी गर्मी में या तो अभी जो नेक्स्ट जब विंटर्स आएंगी तो उस केस में अगर हाई पोल्यूशन होने की वजह से अगर कंस्ट्रक्शन बैंड हो गया तो उस केस में इनको जो है एज अ इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस कितना दिया जाएगा वो हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पॉलिसी जो है हेल्प करेगा कि जो भी इफेक्टेड वर्कर्स है कि उनका जो है सैलरी लॉस ना हो। और ये कैसे हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा 6,000 रुपये दे के, और ये 6,000 रुपये बोले जा रहा है कुछ 6,200 माइग्रेंट वर्कर्स को दिए जाएंगे। और ये तभी दिए जाएंगे जब कभी AIQ लेवल अगर 4,000 से ज़्यादा हो गया तभी दिए जाएंगे, ठीक है। तो 4,000 से अगर ज़्यादा AIQ लेवल हो गया तो उस केस में जो है ये इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं जो भी माइग्रेंट वर्कर जो दिल्ली में काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया, गो डिजिट इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है, ठीक है। गो डिजिट बहुत अच्छा एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो इनका मैंने इंश्योरेंस यूज़ किया हुआ है, अगर इंश्योरेंस करना चाहो, कोई आपका TV हो, फ्रिज हो या कोई भी आप एप्लीकेशन हो, वो गो डिजिट एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो अच्छा इंश्योरेंस है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट जो अच्छा है वो अच्छा है यार, उनको अच्छा बताना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है एक्सिस बैंक की तरफ से। तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया 8th एडिशन ऑफ इवॉल्व। तो ये जो 8th एडिशन ऑफ इवॉल्व है ये एक तरह से फ्लैगशिप नॉलेज शेयरिंग सेमिनार है जो MSME के लिए ही किया जाता है, और ये जो है इस बार बेंगलोर में हो रहा था, जिसका फोकस थीम आपको याद रखना है। फोकस थीम है फ्यूचर प्रूफिंग MSME फॉर द न्यू एज बिजनेस। तो इसका थीम जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इवेंट जो है एम्फोसाइज करता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, रेसिलेंस होनी चाहिए, और इसके साथ ही जो है बोला जा रहा है कुछ 1,000 जो स्मॉल एंटरप्राइज हैं इन्होंने भी पार्टिसिपेट लिया था यहाँ पे। तो ये सब चीज़ होनी चाहिए। उसके साथ जो है 100 पार्टिसिपेंट्स थे जो कि MSE से आते हैं। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। तो इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस। और ये जो सोशल जस्टिस है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है या इंक्लूसिविटी है, तो ये सब जो है चीज़ें जो है डिस्कस हुई यहाँ पे, जो कि हेल्प करेगा जो माइग्रेंट
माइग्रेट नहीं, सॉरी, जो लेबर राइट्स है उसको, उसके साथ ही जो है यूथ का जो है एम्पावरमेंट करने का हेल्प करेगा। ये जो अभी मीटिंग हो रही थी दिल्ली में, ये इसके बाद आपको याद रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, इन्होंने 74th फाउंडेशन डे ऑफ ESI का भी रखा गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी जो है 75 ईयर का फाउंडेशन डे रखा गया है। तो ये किसको इंश्योरेंस देने का काम करता है? ये एक तरह से मेडिकल इंश्योरेंस देने का काम करता है, जो भी हमारे इंडिया में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो लेबर सेक्टर है उनको, ठीक है। तो लेबर सेक्टर की तरह जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास है उनको भी देता है, और बाकी जो है मोस्टली जो है लेबर सेक्टर को ये टारगेट करता है कि सोशल जो है बेनिफिट हो पाए, तो सोशल सिक्योरिटी मिल पाए और हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल पाए, उसी के लिए जो है वर्कर्स को, तो उसी के लिए जो है ये लॉन्च किया जाता है। तो इनका जो है अभी 75 फाउंडेशन डे था, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और बाकी चीज़ तो इसमें कुछ है नहीं कि सेलिब्रेटिंग इस रोल ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर, जो कि बेनिफिट करेगा वर्कर को अक्रॉस इंडिया में, ठीक है। तो जो भी वर्कर्स होते हैं उनके लिए जो है स्पेशली जो है ESI जो है काम करती है कि इनको जो है इंश्योरेंस का लाभ मिल पाए, उसके साथ ही जो मेडिकल बेनिफिट भी मिल पाए। उसके बाद अवार्ड के बारे में पढ़ें तो नेशनल ध्यान वात्री आयुर्वेदा अवार्ड, ये तरह से आयुर्वेदा अवार्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा दिया जा रहा था। तो ये अवार्ड जो है 3 पर्सन को दिया गया है, और 3 पर्सन का नाम याद रखना है: ताराचंद शर्मा, माया राम उनियाल, उसके साथ समीर गोविंद जामा दगनी। तो ये 3 पर्सन को जो है ये अवार्ड दिया गया, और ये अवार्ड जो दिया जाता है इसके अंदर का जो है 5 लाख रुपए करके दिया जाता है हर पर्सन को। और ये हाईलाइट करता है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो ट्रेडिशनल हमारा मेडिकल नॉलेज है उसके थ्रू जो है कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 लोग को जो है ये अवार्ड मिला गया है, और ये 3 लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है, आप यहाँ से वो चीज़ पढ़ सकते हो। इसको रिपीट करके मतलब नहीं बनता, बिकॉज ये लेसन पॉइंट में आता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट है नहीं, बस आपको 3 जो विनर्स है इनके नाम याद रखना है, ठीक है। पढ़ना ज़रूरी है, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप इसको पढ़ के पढ़ना ही मत, इसको छोड़ दो, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम है, मेरी मानो तो बहुत कम है। आप अगर पढ़ पाते हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ पाते तो डेफिनेटली विनर का नाम तो जरूर पढ़ लेना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते एक्सरसाइज के ऊपर पढ़ते हैं। डिफेंस के 2 एक्सरसाइज हैं जो कि हम कवर कर लेते हैं आज के दिन में, जो कि आ रहा है एक तरह से सागर कवच। सागर कवच जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है एक तरह से एक्सरसाइज है जो कि वेस्ट बंगाल में हो रहा है। और इस इवेंट की बात करें तो सागर कवच के अंतर्गत जो भी वेस्ट बंगाल का जो कोस्ट लाइन है जो कि कवर करता है 158 किलोमीटर का, तो इसके अंतर्गत कोई भी स्मगलिंग ना हो पाए, कोई हाईजैकिंग ना हो पाए, कोई भी टेरर थ्रेट ना हो पाए, तो उसको जो है अंश्योर करता है इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो ये सागर कवच जो है टोटल 158 लंबा जो है कोस्ट लाइन उसको कवर करता है, जो मोस्टली जो है वेस्ट बंगाल में ही रहता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का जो कोस्ट है वहाँ पे इनका काम रहता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है 6th धर्मा गार्डियन। अब धर्मा गार्डियन जो है इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज होता है, और इंडिया की जो है आर्मी और जापान की जो जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स है, मतलब जो जापानी आर्मी है, तो इन्होंने ये दोनों मिलके जो है ये इवेंट को, ये जो है एक्सरसाइज को करते हैं। तो ये एक्सरसाइज की बात करें तो ये अभी के लिए तो जापान में हो रहा है, और ये एक्सरसाइज का काम रहता है कि जो अर्बन वेलफेयर है या काउंटर टूरिज्म ऑपरेशन है उसमें काम करने के लिए। और इसमें पार्टिसिपेंट की बात करें तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एग्जाम में जो है ना सीधे से पार्टिसिपेंट पूछ लिया जाता है, कौन इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया की तरफ से जो मद्रास रेजिमेंट बैटेलियन है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंतर्गत 120 जो है पर्सनल जो है जापान गए थे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये 7th गार्डियन धर्मा गार्डियन परफॉर्म करने के लिए, जो कि एक तरह से काउंटर टूरिज्म ऑपरेशन के लिए काम करता है, और ये जो है UN के अंदर काम करता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ये काम करता है। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स 1 मार्च का। और मैं आपको एक और बता देना चाहूँगा कि अब से आपको कंटिन्यूसली डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, उसके साथ ही आपको जो वीकली करंट अफेयर्स है वो भी टाइम टू टाइम मिलना चालू हो जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और आज डेफिनेटली कोई MCQ नहीं था, लेकिन कल से जो है आज पढ़ा है उसका MCQ भी पूछा जाएगा, उसके साथ आपको कुछ 2 से 3 जो है क्वेश्चन होमवर्क भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है कल से चालू होगी, लेकिन अभी के लिए आपको जो है ये वीडियो पढ़ना है, और शाम को आके आप डेफिनेटली क्विज लगा लेना। जॉब मेरिट बैंक से टेलीग्राम ग्रुप है, आपको यहाँ पे क्विज मिल जाएगा, तो वहाँ से क्विज भी लगा सकते हो। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, और ऐसी कंटेंट देखते रहेंगे सब्सक्राइब चैनल। अभी के लिए हम इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।